शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। दो दिन बाद भारतीय सिफारतकार प्रकाश खन्ना के जरिए मुझे बालाजी का ऑर्डर मिला कि मैं फौरन बंबई पहुंचूं ताकि मेरी निगरानी में नए दहशतगर्दों का इंतखाब करके उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए। प्रकाश खन्ना कहने लगा, सतप्रकाश, गोविंदा और मोतीराम उग्रवादियों के फरार के बारे में तुमने अब तक जो मालूमात इकट्ठी की हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तैयार करके साथ ले जाना। बालाजी ने ये भी मांगी है। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या तैयार करनी थी? मुझे मालूम था कि बंबई जाकर मुझे इस सिलसिले में बालाजी से क्या कुछ कहना होगा। मैंने शीला को बता दिया कि मुझे बालाजी ने बंबई बुलाया है। तुम पीछे ख्याल रखना और सबको यही कहना कि मैं कारोबार के सिलसिले में दुबई गया हूँ। मैंने दुबई का वीजा लगवाया और दूसरे रोज रात की फ्लाइट से दुबई रवाना हो गया। दुबई पहुंचकर मैं सीधा वहाँ के भारतीय सिफारत खाने गया। उन्हें मेरे बारे में प्रकाश खन्ना ने पहले ही बता दिया था। इस वजह से मेरा वीजा लग गया, क्योंकि वहाँ मैं इस्लामाबाद के मुसलमान ताजिर जमान शाह के नाम से गया था। एक रात मैंने दुबई में आराम किया। अगले रोज अरब अमारात की फ्लाइट पकड़ी और बंबई पहुंच गया। एयरपोर्ट से सीधा शिवसेना के हेड ऑफिस गया। बालाजी अपने कमरे में मुझे मिले। गुरधारी और पोपटलाल की हलाकत पर वो सख्त बरहम थे। कुछ मेरे इंतखाब की मजम्मत की, कुछ गालियां ट्रेनिंग देने वालों को दी। कहने लगे, इन लोगों की मौत से सिर्फ हमारी शिवसेना को ही धचका नहीं लगा, बल्कि भारत देश की भी बदनामी हुई है। मैंने कहा, महाराज, हम तो ट्रेनिंग देते हैं, हर बार दोहराते हैं कि अगर कभी पुलिस का आमना सामना हो जाए और पुलिस तुम्हें पहचान ले तो हरगिज हरगिज भागने की कोशिश न करना, क्योंकि इस तरह पुलिस को तुम्हें गोली मारने का बहाना मिल जाएगा। अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना और मुकर जाना कि तुम दहशतगर्द हो। उसके बाद कम से कम हमारा आदमी जिंदा तो बच जाएगा और फरार की कोशिश भी कर सकेगा। बालाजी ने सिगार एस्ट्रे में रगड़कर बुझाते हुए बड़े तल्ख लहजे में कहा, जो कुछ हुआ अब उसकी बात न करो। मुझे ये बताओ कि हमारे जो 3 आदमी पाकिस्तान पुलिस की हिरासत में हैं और जिन पर जाहिर है सख्त टॉर्चर किया जा रहा होगा, उनको फरार करवाने में तुमने और शीलाधर ने क्या प्रोग्रेस की है? मैंने फौरन जवाब दिया, मैंने अपने खुफिया जराए से 2-3 बातें मालूम कर ली हैं। मुझे ये सुराग मिल गया है कि सतप्रकाश, गोविंदा और मोतीराम को साहिवाल जेल से निकालकर रोहतास किले के टॉर्चर सेल में पहुंचा दिया गया है। ये मैंने यूं ही अपनी तरफ से घड़कर कह दिया था। बालाजी ने पूछा, ये कौन सी जगह है? मैंने बताया कि ये बड़ा पुराना किला है और इस किले में एक खुफिया सेल है जहां खतरनाक और खास तौर पर भारत के जासूसों को पकड़ने के बाद रखा जाता है और उनसे पूछगिछ की जाती है। बालाजी ने मेरी बात काटते हुए कहा, ये बताओ कि तुमने अपने आदमियों को वहां से निकालने के लिए कोई जतन किया है या नहीं? मैंने एक और झूठ बोला, ये कैसे हो सकता है कि मैं कोई जतन न करता? आखिर वो मेरे भारतीय भाई हैं और भारत माता के सपूत हैं। बालाजी ने मुझे एक बार फिर टोक दिया और कहा, भाषण देने की जरूरत नहीं है धर्मचंद, ये बताओ कि तुम उन्हें किले से फरार करवाओगे? मैंने बड़े सुकून के साथ अपने हवास को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखते हुए कहा, बालाजी, आप हमारे बड़े महान लीडर हैं, हम आपके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही कामयाब होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब ऐसा वातावरण बन गया है कि खुफिया पुलिस दहशतगर्दों की तलाश में हर जगह मौजूद रहती है। हमें बहुत ज्यादा मोहतात होकर कदम उठाना पड़ता है। उसके बावजूद मैंने और शीला ने अपने पैदा किए हुए असर और रसूख से न सिर्फ ये सुराग लगा लिया है कि हमारे आदमी किला रोहतास में बंद हैं, बल्कि एक ऐसे आदमी से कामयाब राब्ता भी पैदा कर लिया है जो 10,000 रुपए लेकर हमारे आदमियों को किले में से फरार करवाने में हमारी मदद करेगा। बालाजी ने खुश होकर कहा, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें जल्दी पाकिस्तान चले जाना चाहिए ताकि गोविंदा, सतप्रकाश और मोतीराम को कैद से छुड़ाकर पाकिस्तान में किसी खुफिया ठिकाने पर पहुंचा दो। रुपयों की तुम फिक्र न करो, जितनी रकम की जरूरत होगी भारतीय सिफारत खाने का प्रकाश खन्ना तुम्हें दे देगा। मैंने कहा, वो तो मुझे मालूम है, और सोचने लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही झूठ बोल दिया है, क्योंकि मेरा इरादा बंबई रहकर यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर और जेर तरबियत भारतीय दहशतगर्दों को एक ही वारदात में धमाके से उड़ा देने का था। इसके लिए मेरा बंबई में कयाम जरूरी था। लेकिन शिवसेना का लीडर बालाजी मेरी झूठी कार्रवाई का हाल सुनकर मुझे फौरी तौर पर पाकिस्तान भेज रहा था। उसके आगे इनकार की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा, सर, मैं चाहता हूँ कि बंबई में रहकर अपनी निगरानी में कुछ आदमियों को ट्रेन करके पाकिस्तान ले जाऊं। बालाजी ने कहा, मैंने पंजाब सेंटर से 2 आदमियों को बुला रखा है, वो कल तक बंबई पहुंच जाएंगे, तुम उनको चेक कर लेना। वो पाकिस्तान में पहले भी कई वारदातें कर चुके हैं, उन्हें अपने साथ ही पाकिस्तान लेते जाना। बाकी हमने यहाँ के दोनों इंस्ट्रक्टर्स बदल लिए हैं और नए आदमियों को ट्रेनिंग देने पर रख लिया है। शाम को बालाजी मुझे अपने साथ दहशतगर्दी के तरबियती मरकज में ले गया और वहाँ जो नए इंस्ट्रक्टर्स मुलाजिम रखे थे उनसे मिलाया। ये दोनों मद्रासी थे, फरफर अंग्रेजी बोलते, जूडो कराटे के माहिर थे और बेंगलोर के मुस्लिम कुश फसादात में कई मुसलमानों को शहीद कर चुके थे। अब मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं रही थी।
मेरा प्रोग्राम तब्दील कर दिया गया था और दहशतगर्द मेरे गले में डालकर मुझे वापस पाकिस्तान रवाना किया जा रहा था। मैंने भी दिल में फैसला कर लिया कि इन भारतीय दहशतगर्दों को तो जाते ही ठिकाने लगा दूंगा, बल्कि सोचने लगा कि अगर रास्ते में ही मौका मिला तो इनको खत्म कर दूंगा और जाहिर करूंगा कि बॉर्डर पर फायरिंग होने लगी थी, इसलिए दोनों मारे गए। अगरचे ये काम इतना आसान नहीं था और इसमें मुझ पर शक पड़ने का अंदेशा था। बहरहाल ये बात तय थी कि मैं 2-3 दिन से ज्यादा बंबई में नहीं ठहर सकूंगा और भारत में शिवसेना और राष्ट्रीय सेवक संघ के पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्दी के तरबेती कैंपों को तबाह करने का काम कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। दूसरे रोज पंजाब से 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बंबई शिवसेना के हेड ऑफिस पहुंच गए। दोनों का ताल्लुक शिवसेना की पंजाब शाख से था। दोनों जराइम पेशा हिंदू और कई बार जेल काट चुके थे। दोनों पंजाबी थे और उन्हें देहाती मुसलमानों के तौर तरीकों की बड़ी सख्त ट्रेनिंग दी गई थी। दोनों ने मुझसे मिलते ही मुझे बेधड़क अस्सलाम वालेकुम कहा। इसका अचानक मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मेरे मुंह से बेख्तियार वालेकुम अस्सलाम निकल गया। बालाजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम तो पक्के मुसलमान लगते हो धर्मचंद, कहीं पाकिस्तान में रहकर तुमने इस्लाम तो नहीं कबूल कर लिया? मैंने कहा, महाराज पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रह रहा हूँ, ये उसी का असर है। बालाजी ने कहा, ये दोनों बड़े गुरु हैं, एक एक खून भी कर चुके हैं। पंजाब पुलिस की मार खा खा कर इनके बदन पत्थर बन गए हैं। हमने खास तौर पर इन्हें भर्ती किया है। खुद बम बना लेते हैं। पिस्तौल का निशाना ऐसा है कि उड़ते कव्वे को फायर करके गिरा लेते हैं। इस दौरान दोनों दहशतगर्द खामोशी से मेरी तरफ देखते रहे। वो शक्ल ही से कातिल लगते थे। बालाजी कह रहा था, इनके दिल भारतीय जेलों में रह रह कर पत्थर हो गए हैं। मुसलमानों के जानी दुश्मन हैं। मेरठ में जो हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे, उनमें मेरठ के राष्ट्रीय सेवक संघ वालों ने खास तौर पर मेरठ इन्हें बुलवाया था। इनका बयान है कि 1 हफ्ते के फसादात में अकेले इन दोनों ने 50 मुसलमानों का कत्ल किया था और 1000 से ज्यादा मुसलमानों के घरों को आग लगाई थी। मुसलमानों की 15 लड़कियों को अगवा करके कलकत्ता ले जाकर फरोख्त कर दिया था। बालाजी ने हंसकर दोनों शैतान सिफत भारतीय दहशतगर्दों की तरफ देखा। दोनों दहशतगर्द भी हंस रहे थे। उनमें से एक का नाम रामराज और दूसरे का नाम कांति था। उन्हें उर्दू लिखना पढ़ना आता था और उन्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी सिखा दी गई थी। मैंने दिल में सोच लिया कि मुसलमानों के इन कातिलों को तो मैं किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बालाजी की तरफ देख रहा था और अपने दिल में कह रहा था कि कांति और रामराज का क्रियाक्रम कर छोड़ो, ये अब पाकिस्तान से वापस नहीं आएंगे। वापस आई तो इनकी बदरूहें ही भारत वापस आएंगी। ऊपर से मैंने कहा, महाराज हमें ऐसे ही दलेर बहादुरों की जरूरत है। बालाजी ने कहा, बस सुबह तुम तीनों बंबई से अमृतसर की तरफ रवाना हो जाओगे। मैंने ताजुब से कहा, सर क्या इस बार हम राजस्थान से बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे? बालाजी सिगार सुलगाते हुए बोला, नहीं, राजस्थान के बॉर्डर पर आजकल पाकिस्तानी गश्त लगाते फिरते हैं, वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना मुश्किल हो गया है। तुम लोग अमृतसर से अट्टारी जाओगे और वहाँ से समझौता एक्सप्रेस में हिंदू यात्रियों के साथ पाकिस्तान में दाखिल होगे। मैंने कहा, लेकिन महाराज जी यात्रियों के पास तो पासपोर्ट होते हैं, इनको आरजी वीजे मिले होते हैं, बॉर्डर पर इनके नाम और पते वगैरह दर्ज होते हैं और वापसी पर भी इनकी जांच पड़ताल होती है कि आया ये लोग वापस गए हैं या नहीं। बालाजी ने कहा, तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना? हमारा आदमी अमृतसर से तुम्हारे साथ हो जाएगा और तुम्हें खुद समझौता एक्सप्रेस में सवार करवाएगा। उसके बाद तुम पाकिस्तान पहुंचकर कांति और रामराज के साथ गायब हो जाओगे। बस मैंने दिल में कहा कि मैं तो गायब नहीं होऊंगा, लेकिन इन दोनों पाकिस्तान के दुश्मनों को ऐसा गायब करूंगा कि इनका नामो निशान नहीं मिलेगा। ऊपर से मैंने कहा, यह भी अच्छी तजवीज है, ऐसा ही करेंगे। उसके बाद मैंने कांति और रामराज से मुखातिब होकर कहा, तुम लोगों को पाकिस्तान में वारदात करने से पहले जो हिदायतें दी गई थी, तुम इन पर पूरा पूरा अमल करोगे। अपनी तरफ से कोई गैर जिम्मेदारी की हरकत नहीं करोगे। दोनों मुंह से कुछ न बोले, सिर्फ इस बात में सर हिलाते रहे। मैंने सख्त गुस्से में कहा, क्या तुम दोनों गूंगे हो? तब दोनों मुस्कुराए और बैक जबान होकर बोले, नहीं महाराज, सुन रहे हैं। बालाजी भी हंस पड़े, कहने लगे, ये बड़े पक्के जराइम पेशा हैं, बातें कम करते हैं, जो काम करना होता है खामोशी से करते हैं। इन्हें तुम कहो फुला आदमी को कत्ल करना है, ये अभी जाएंगे और उसे कत्ल करके खामोशी से वापस आ जाएंगे। मैंने दिल में कहा, खुदा ने चाहा तो मैं भी इन्हें बड़ी खामोशी से जहन्नम में पहुंचा दूंगा। इस बार मुझे दोनों भारतीय दहशतगर्दों कांति और रामराज को लेकर समझौता एक्सप्रेस के जरिए हिंदू सिख यात्रियों के काफिले के साथ पाकिस्तान में दाखिल होना था। हम तीनों को इंडियन पासपोर्ट बनवा कर दिए गए। इन पर पाकिस्तानी सिफारत खाने के जाली वीजे भी लगे हुए थे। ये वीजे पाकिस्तान के 3 शहरों लाहौर, सक्खर और खैरपुर के थे। दोनों दहशतगर्दों को हिदायत कर दी गई थी कि पाकिस्तान में दाखिल होते ही वो यात्रियों के साथ जिस जगह उन्हें ठहराया जाए वहीं जाकर ठहरें और इधर उधर बिल्कुल ना हो। वहां से पाकिस्तान में भारतीय सिफारत खाने के एक जासूस ने इन दोनों दहशतगर्दों को अपनी तहवील में लेकर इस्लामाबाद ले जाना था और मुझे उनसे अलग होकर अपने तौर पर मुसलमान जमान शाह के नाम से इस्लामाबाद पहुंचना था। बंबई से अमृतसर हम जनता एक्सप्रेस में बैठ कर आए। वहां से समझौता एक्सप्रेस में सवार हो गए। ट्रेन में पहले ही से काफी हिंदू सिख यात्री सवार थे।
یہ لوگ پاکستان میں گردواروں اور مندروں اور تیرتھ استانوں کی یاترا کرنے جا رہے تھے۔ ان کی باقاعدہ ایک تعداد مقرر تھی اور بارڈر پر رجسٹروں میں ان کے نام کا اندراج بھی ہوا۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو لوگ غائب ہو گئے ان کے بارے میں کچھ پتا کیوں نہیں لگ سکا۔ لاہور اسٹیشن پر ہم لوگ چیکنگ کے بعد باہر نکلے تو بھارتی سفارت خانے کا آدمی مل گیا۔ اس نے وہیں سے کانتی اور رام راج کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ میں وہاں ان سے الگ ہو گیا اور بس پکڑ کر اسلام آباد پہنچ گیا۔ اسی رات پرکاش کھنہ نے مجھ سے ملاقات کی۔ میں نے اسے کانتی اور رام راج دونوں دہشت گردوں کے بارے میں بالا جی کی ہدایات اور دوسری تفصیل سے آگاہ کیا۔ پرکاش کہنے لگا، ٹھیک ہے دھرم چند، تم اپنے مشن کی طرف توجہ دو۔ ان دہشت گردوں کو میں کام پر لگا دوں گا اور ان سے لاہور اور دوسرے شہروں میں اپنی مرضی کی جگہوں پر دھماکے اور فائرنگ کرواؤں گا۔ پرکاش کھنہ کے اس فیصلے سے مجھے تشویش ضرور ہوئی، کیونکہ مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ یہ لوگ پاکستانیوں کا خون بہاتے پھریں۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ کسی مجبوری کے تحت بھی انہیں اتنی اجازت نہیں دوں گا، مگر اس وقت میں نے پرکاش کھنہ کی ہاں میں ہاں ملانا ہی مناسب سمجھا۔ مجھے جو مشن دیا گیا تھا وہ پولیس کی حراست میں تینوں بھارتی دہشت گردوں کو فرار کروانا تھا۔ یہ دہشت گرد ست پرکاش، موتی رام اور گووندا تھے۔ میں نے آدھی رات کے بعد خفیہ ٹیلی فون کال کے ذریعے بٹ صاحب کو اپنے بمبئی کے سفر کی پوری تفصیلات بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے ساتھ 2 نئے دہشت گرد سمجھوتا ایکسپریس کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں بٹ صاحب نے کہا، ہمیں معلوم ہے، ہمارے آدمیوں نے تمہارے ساتھ آنے والے ان دونوں بھارتی دہشت گردوں کو دیکھ لیا تھا، مگر مصلحت کی بنا پر انہیں کچھ نہیں کہا گیا۔ ہم نے بھارتی سفارت خانے کے آدمیوں کو بھی دیکھ لیا تھا۔ میں نے انہیں جواب دیا، یہ دونوں بڑے خطرناک جرائم پیشہ دہشت گرد ہیں اور پہلے ہی کئی خون کر چکے ہیں۔ میں ان کی واردات کے پروگرام سے آپ کو 24 گھنٹے پہلے مطلع کر دوں گا۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، مجھے کسی مصلحت سے کام نہیں لینا۔ آپ بے شک عین موقع پر ان دونوں کو گرفتار کر لیں یا گولی سے اڑا دیں، میں شیو سینا والوں سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ بٹ صاحب نے کہا، کیا تم ایک دن کے لیے لاہور نہیں آ سکتے؟ تم سے ایک ملاقات ضرور ہونی چاہیے۔ میں نے 2 دن بعد لاہور آ کر ملاقات کا وعدہ کر لیا۔ یہ 2 دن میں نے اور شیلا نے کافی مصروفیت کے ساتھ گزارے۔ رات کو پارٹی ہوتی اور دن کے وقت بھارتی سفارتکار پرکاش کھنہ ہمارے پاس آ کر ہمیں یہی کہتا رہتا کہ ست پرکاش، گووندا وغیرہ کو جیسے بھی ہو پولیس کی قید سے فرار کروانے کا بندوبست کیا جائے۔ مجھے لاہور جانے کا بہانہ مل گیا۔ میں نے پرکاش سے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ ہمارے تینوں آدمیوں کو لاہور قلعے میں لایا جا رہا ہے۔ میں اس خبر کی تصدیق کے لیے لاہور جا رہا ہوں۔ وہ بولا، ضرور جاؤ، مگر اس بار پوری رپورٹ لے کر آنا تاکہ ہم اپنے آدمیوں کو بھگا سکیں۔ میں نے اسے 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا، مسٹر پرکاش کھنہ، پاکستانی پولیس کوئی اتنی بھی بیکار نہیں ہے کہ ہم آسانی سے اپنے خطرناک آدمیوں کو بھگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے لیے بڑی محنت سے سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور اس قسم کے معاملات کو میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اس بھارتی سفارتکار کو دبایا تھا۔ میں اسے اپنی جگہ پر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ صرف ہماری مدد اور تعاون کے لیے تھا، وہ ہمیں حکم دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ خفیہ پولیس کو معلوم تھا کہ بھارتی سفارتکار مجھ سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ ملاقاتیں پاکستان کے مفاد تھیں اور ان سے پاکستان کی خفیہ سروس کو بھارت کے ناپاک عزائم سے آگاہی ملتی رہتی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں خود ان ملاقاتوں میں شامل تھا، اس لیے پولیس اس پر ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی، ورنہ اسے کب کا ناپسندیدہ شخص قرار دے کر پاکستان سے نکال دیا گیا ہوتا۔ مجھے دوسرے دن کی صبح کی فلائٹ سے لاہور جانا تھا۔ رات کو بھی ایک چھوٹی سی پارٹی تھی۔ یہ پارٹیاں میں محض بھارتی سفارت خانے والوں اور ان کے توسط سے بمبئی میں شیو سینا کے لیڈر بالا جی کو یہ ظاہر کرنے کے لیے دیتا تھا کہ میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں۔ دوسرے تیسرے دن میں انہیں یہ رپورٹ بھی بھجوا دیتا کہ مجھے آہستہ آہستہ اپنے آدمیوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ میں لاہور پہنچ گیا۔ بٹ صاحب کو میں نے وقت بتا دیا تھا، وہ اپنے آفس میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ ملک صاحب ان دنوں دبئی گئے ہوئے تھے۔ بٹ صاحب کو میں نے اپنے بمبئی کے قیام اور بالا جی سے ملاقات اور ان کے پاکستان کے خلاف ناپاک عزائم کی پوری تفصیل بتا دی۔ سب سے پہلے میں نے ان سے اپنے ہم شکل یعنی اصلی دھرم چند کے بارے میں پوچھا کہ وہ قید خانے میں ہی ہے۔ بٹ صاحب ہنس کر کہنے لگے، حیدر علی، اصلی دھرم چند کی تم فکر نہ کرو، وہ اس وقت تک خفیہ جگہ پر تہ خانے میں بند کا بند رہے گا جب تک تمہارا مشن مکمل نہیں ہو جاتا، خواہ تمہیں 10 برس ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ میں نے کہا، مجھے اس لیے بھی اس کی فکر رہتی ہے کہ اگر کہیں وہ فرار ہو کر بھارت پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھ پر جو مصیبت نازل ہونی ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن ہمارا پاکستان کی سلامتی کا مشن ادھورا رہ جائے گا۔ بٹ صاحب نے فوراً جواب دیا، فکر نہ کرو، وہ باہر نہیں نکلے گا۔ اگر کبھی ہم نے محسوس کیا کہ ایسا ضروری ہے تو اسے ختم بھی کر دیں گے، کیونکہ اس سے ہم نے جو کچھ پوچھنا تھا اور میں نے جو کچھ بتانا تھا بتا دیا ہے۔ اب ہم نے اسے صرف تمہاری خاطر بند کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد بٹ صاحب نے ان دہشت گردوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ میں نے کہا، آپ کی خفیہ پولیس والوں نے ان کو لاہور اسٹیشن پر سمجھوتا ایکسپریس سے اترتے وقت دیکھ لیا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام کانتی ہے اور دوسرے کا نام رام راج ہے۔
लेकिन कस्टम वालों के रजिस्टर पर उन्होंने अपने दूसरे हिंदुआना नाम लिखवाए हैं। ये दोनों एक तरह से गायब हो गए हैं और यात्रियों के साथ वापस इंडिया नहीं जाएंगे। भट्ट साहब ने कहा, ये हमें मालूम है, हमारे एक सीक्रेट सर्विस के आदमी ने उनकी तस्वीरें भी उतार ली थीं, जो हमारे सीक्रेट ऑफिस में मौजूद हैं। सवाल ये है कि क्या हमें उनको इतनी इजाजत देनी पड़ेगी कि ये एक दो जगहों पर बम के धमाके और फायरिंग कर दें? मैंने कहा, हरगिज नहीं, हम जानबूझकर अपने भाइयों का खून नहीं बहा सकते। इन दोनों का चार्ज भारतीय सिफारतकार प्रकाश खन्ना ने ले लिया है। वही इनसे लाहौर और कई दूसरे शहरों में धमाके और फायरिंग करवाएगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि ये लोग किस जगह वारदात करने वाले हैं। आपकी पुलिस को सफेद कपड़ों में पहले से वहां मौजूद होना चाहिए, ताकि जैसे ही वो मौका वारदात पर नमूदार हो, इनको या तो गिरफ्तार कर लिया जाए या गोलियां मारकर उड़ा दिया जाए। क्या आपकी पुलिस उन्हें पहचान लेगी? भट्ट साहब कहने लगे, हम वहाँ 2 आदमी साथ रखेंगे जिन्होंने इन दोनों भारतीय दहशतगर्दों की लाहौर स्टेशन पर तस्वीरें उतारी थी। वैसे बाकी के सिपाहियों को भी उनकी तस्वीरें दिखा दी जाएंगी, लेकिन हमें वक्त से थोड़ा सा पहले ये जरूर मालूम हो जाना चाहिए कि ये लोग किस जगह वारदात करने वाले हैं। मैंने कहा, मैं आपको 6 घंटे पहले बता दूंगा, इसकी फिक्र न करें। अब मसला बाकी रह जाता है सत्यप्रकाश, गोविंदा और मोतीराम दहशतगर्दों का। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ ड्रामा किया जाए, ऐसा खेल खेला जाए कि मैं इन्हें रात के वक्त जेल से भगा ले जाने में कामयाब हो जाऊं और शहर की किसी खाली जगह पर आकर पुलिस हमें घेरे में लेकर फायर खोल दे और यूं इन तीनों को हलाक कर दिया जाए। और जाहिर ये हो कि ये तीनों फरार हो रहे थे कि पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। भट्ट साहब ने कहा, ऐसा इंतजाम हो सकता है, तुम हमें बता दो कि किस रात इन लोगों को जेल से निकालना है, हम उस रात तुम्हें और तुम्हारे आदमी को जेल में दाखिल होने का मौका देंगे। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है, ये सारा मंसूबा सोचकर मैं अगले हफ्ते आपको बता दूंगा। फिर इस ड्रामे को शुरू करने की तारीख और वक्त तय कर लेंगे। ये सारी बातें करने के बाद मैं भट्ट साहब के ऑफिस से निकलकर सीधा लाहौर एयरपोर्ट पर वापस आ गया। वापस इस्लामाबाद जाने वाली जिस फ्लाइट पर मेरी सीट रिजर्व थी, उसमें अभी 1 घंटा बाकी था। ये वक्त मैंने एयरपोर्ट की कैंटीन के कोने में चाय वगैरह पीते हुए गुजार दिया। फ्लाइट की रवानगी का ऐलान हुआ तो मैं नीचे लाउंज में आ गया। ठीक वक्त पर जहाज लाहौर से टेक ऑफ कर गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर शीला गाड़ी लेकर आई हुई थी। उसे मालूम था कि इसी फ्लाइट से मेरी वापसी होगी। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठकर अपनी कोठी की तरफ रवाना हो गया। शीला ने रास्ते में मुझसे तीनों भारतीय दहशतगर्दों के बारे में पूछा कि उनके फरार की कोई सूरत निकली है या नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए उसका हाथ दबाकर कहा, सारा इंतजाम हो गया है। वो खुश होकर मुस्कुराने लगी। रात को हमारे यहाँ कोई पार्टी नहीं थी। मैंने भारतीय सिफारतकार प्रकाश खन्ना को अपने यहाँ बुलाया। वो आधी रात के बाद आम मजदूरों के भेष में हमारी कोठी पहुंच गया। मैंने उसे एक झूठी कहानी घड़कर सुना दी। मैंने कहा कि मैंने सिर्फ यही मालूम नहीं किया कि सत्यप्रकाश, गोविंदा और मोतीराम कहाँ कैद हैं, बल्कि उनके फरार का पूरा बंदोबस्त भी करके आया हूँ। प्रकाश खन्ना खुश हुआ, कहने लगा, ये तीनों पुलिस ने कहां पर कैद रखे हुए हैं। मैंने कहा, इस वक्त ये तीनों लाहौर शहर से बाहर एक पुरानी कोठी के तहखाने में कैद हैं। इन्हें 15 रोज के बाद लाहौर किले में मुंतकिल कर दिया जाएगा। लाहौर किले से उन्हें निकालना तकरीबन नामुमकिन है। चुनाचे मैंने 2 आदमियों को रुपयों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया है। ये दोनों आदमी उस पुरानी कोठी में काम करते हैं। एक बावर्ची है और दूसरा माली है। दोनों रात को उस कोठी के क्वार्टर में सोते हैं। वहाँ पुलिस के मुसल्ला गार्ड जरूर होते हैं, मगर रात को सिर्फ 4 सिपाही पहरे पर मौजूद होते हैं। 2 सिपाही कोठी के इर्द गिर्द गश्त लगाकर पहरा देते हैं और 2 सिपाही इस तहखाने के बंद दरवाजे पर ड्यूटी देते हैं जहाँ हमारे आदमी बंद हैं। प्रकाश खन्ना ने पूछा, क्या ये माली और बावर्ची मुसलमान हैं? मैंने जवाब दिया, जाहिर है वो मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, मगर मैंने उन्हें रुपयों का लालच देकर राजी कर लिया है। प्रकाश खन्ना कहने लगा, ये फरार का ऑपरेशन जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। मैंने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कांति और रामराज 2-3 जगहों पर दहशतगर्दी की वारदातें कर डालें ताकि पुलिस उस तरफ मुतवज्जे हो जाए। प्रकाश ने कहा, यह काम परसों ही हो जाएगा। कांति और रामराज तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। मैंने कहा, इस बार तुम्हारा प्रोग्राम क्या होगा? ये सवाल बड़ा अहम था। प्रकाश खन्ना कहने लगा, मैं चूंकि इस बारे में सारे का सारा काम खुद करवा रहा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि बैक वक्त दोनों वारदातें इकट्ठी हों। मेरा प्रोग्राम लाहौर की बादशाही मस्जिद में जुम्मे की नमाज के वक्त बम धमाका करवाने और अंधाधुंध फायरिंग करवाने का है। मैंने कहा, वहाँ इन लोगों के पकड़े जाने का खतरा मौजूद होगा। प्रकाश खन्ना बोला, ये वारदात उस वक्त की जाएगी जब मुसलमान नमाज पढ़ रहे होंगे। मैंने पेशबंदी के तौर पर कहा, देख लेना, कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार होगे। प्रकाश खन्ना को अपनी होशियारी और तजुर्बाकारी पर बड़ा घमंड था। कहने लगा, तुम देख लेना, ऐसा कामयाब अटैक होगा कि कुछ नहीं तो 150 नमाजी खाको खून में तड़प रहे होंगे और अपने आदमी भी फरार होने में कामयाब हो जाएंगे। वो जगह भी मेरे जहन में है जहाँ छुपकर ये लोग बम फेंकेंगे और क्लैशनकोफ से अंधाधुंध फायरिंग करेंगे।
मालूम हुआ कि इस बार प्रकाश खन्ना दहशतगर्दों को एक ऐसा ताकतवर बम दे रहा था जो 15-16 दस्ती बमों को जोड़कर बनाया गया था और फेंकने से पहले जिसकी एक पिन खींचने की जरूरत थी। फेंकने के 5 सेकंड बाद उसने कयामत खेज धमाके के साथ फटकर वहां तबाही फैलानी थी। मैंने कहा, इन दोनों की निगरानी कौन करेगा, क्योंकि इस बार तुम इंचार्ज होगे, मैं वहां पर नहीं हूँगा। प्रकाश खन्ना बोला, मैं खुद उनकी निगरानी कर रहा हूँगा। तुम देख लोगे कि इस वारदात के बाद सारे पाकिस्तान में खौफ और दहशत की लहर दौड़ जाएगी और हुकूमत के तमाम तरक्याती मंसूबे रुक जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर वक्त दहशतगर्दी और सरासीमगी की फजा कायम रहे और पाकिस्तान के तरक्याती काम रुक जाएं। मैंने दिल में कहा, ये तो फिर नहीं हो सकेगा, बल्कि हो सकता है कि इस बार तुम भी इन दहशतगर्दों के साथ रगड़े जाओ। लेकिन मैं अभी प्रकाश खन्ना को मरवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने दूसरे 3 भारतीय दहशतगर्दों के फरार के ड्रामे में मेरे ऐनी गवाह का किरदार अंजाम देना था, ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख ले कि मैंने तीनों आदमियों को फरार करवा दिया था। लेकिन ऐन वक्त पर किसी वजह से पुलिस गार्ड्स होशियार हो गए और उन्होंने हमारा ताक़ुब शुरू कर दिया। गोलियां चलने लगी और तीनों आदमी मारे गए। इस ऑपरेशन से पहले बादशाही मस्जिद वाले ऑपरेशन का वक्त और दिन तय हो गया और प्रकाश खन्ना ने जुमेरात की रात को ही दोनों भारतीय दहशतगर्दों को लाहौर रवाना कर दिया और खुद सुबह की फ्लाइट से लाहौर पहुंच गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए,